नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों आज से हम एलटी ग्रेड में पूछे जाने वाले जीएस वाले पोर्शन के भी कुछ टॉपिक को धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जान जाइए कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में जीएस के क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं और हमको कितने टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ कि जीएस का सिलेबस क्या है। देखिए साथियों, ये है आपके सामने, ये है एलटी ग्रेड का जीएस का सिलेबस। एलटी ग्रेड में जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा। जो पहला टॉपिक है वो है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा, या आप लोग जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है साथियों भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तीसरा जो टॉपिक है वो है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकतांत्रिक लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये दिया हुआ है। जो पांचवा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसमें खेल कूद प्रश्न भी शामिल रहेंगे, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। और छठवां जो टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब भारतीय कृषि। इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है ये दिया है। वैसे साथियों जब आप भूगोल का अध्ययन करेंगे तो भूगोल में भारतीय कृषि आ जाता है, वो समाहित होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी में ही। और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में, जनरल साइंस के क्वेश्चन साथियों ठीक ठाक होते हैं, वो भी सिलेक्टेड टॉपिक के होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो सब में सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं। और उसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग के भी कुछ सवाल रहेंगे जो कि हाई स्कूल स्तर के रहेंगे। तो साथियों ये एलटी ग्रेड का जीएस का सिलेबस है। और इसके अलावा प्रवक्ता का देख लेते हैं। देखिए ये पुरुष महिला प्रवक्ता पुरुष ऑब्लिक महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो ये सामान्य अध्ययन के क्या क्या टॉपिक हैं, जैसे वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि सामान्य विज्ञान में हम क्या पूछेंगे, भारत के इतिहास और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या पूछेंगे, तो यहाँ पे बस केवल उन्होंने टॉपिक बताया है। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, यूपी स्पेशल इन्होंने ऐड किया, वहाँ पे यूपी स्पेशल नहीं था। देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान, फिर भारत का इतिहास है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, फिर भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, फिर उसके बाद भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार है, फिर विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। फिर सातवां टॉपिक है अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब करंट अफेयर। फिर सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता रीजनिंग रहेगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। और 10वां जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक गणित, 8वीं स्तर तक का अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित, और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये 11 टॉपिक जो हैं ये एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर के हैं, और ये जो टॉपिक हैं सामान्य अध्ययन के, ये हैं एलटी ग्रेड के। तो साथियों ये रहा सिलेबस। आज मैं आप लोगों को जो है कि सबसे पहले जीएस के अंतर्गत आने वाले, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल भी है जो 60 नंबर का पूछा जाएगा एलटी में, और प्लस जीआईसी लेक्चरर में भी मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। तो मैं पहले जीएस के तहत आने वाले जो जीएस में जो पॉलिटी सेक्शन से जो सवाल बनेंगे उसको मैं कवर करूँगा। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी में कुछ टॉपिक जो घटना चक्र पब्लिकेशन ने अपनी एक जीएस की किताब निकाली है। इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से अब तक जो जीआईसी लेक्चरर और जो है कि एलटी ग्रेड का तो एक ही बार पेपर हुआ है, लेकिन जीआईसी लेक्चरर का मल्टीपल टाइम हुआ है, कई बार हुआ है। इसके अलावा जो है कि कुछ टीचिंग परीक्षाओं में अदर जो सवाल आए हुए हैं जीएस के पोर्शन से, उनको उन्होंने एक संकलन करके और उससे इर्द गिर्द क्या सवाल बन सकते हैं उसका उन्होंने एक कंपाइलेशन जारी किया है। अगर आप लोग भी इस बुक को अच्छा आप लोगों को लगे तो इस बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, 200 रुपये या आई थिंक कितने की है। तो उसी के टॉपिक उसी बुक के में दिए हुए जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, उसका हम लोग देखेंगे आज। और इधर प्रश्न दिए हुए, फिर उसके बाद तथ्यात्मक नोट्स हैं, तो मैं दोनों चीज़ें आप सबके सामने रखूँगा। तो आप लोग देखिए। चलिए पहला सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं टॉपिक से दिया है भारत। फिर उसके बाद 4 इसमें कथन बनाया है। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है,
और समाजवाद से बंधा हुआ है। दिया है कि नीचे दिए हुए कोट नीचे दिए कि कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, और इनमें से कूट बनाया है कि केवल 1 और 2 सही है, 1, 2 और 4 सही है, और 2, 3 और 4 सही है, और सभी सही हैं। तो इसको आप लोग बताइए, फिर हम आप लोगों के सामने जो है कि सही जवाब को रखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, वो देखिए, भारत का एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये तो आप लोग जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है, ये बात सही है। भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे प्रतिनिधियों के माध्यम से डेमोक्रेसी का संचालन किया जाता है, और एक लोकतांत्रिक समाज है और समाजवाद से बंधा हुआ है। तो जब आप लोग तीसरा टॉपिक, इसमें से जो तीसरा कथन दिया हुआ वो संभव नहीं है, वो नहीं है, जबकि होना चाहिए, व्यवहारिक रूप में होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रावधान नहीं है कि ये लोकतांत्रिक समाज है, बल्कि समाजवाद से बंधा हुआ है। ये मिलता है आपको प्रियम्बल में। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा समाजवाद कि हमारा संविधान कैसा होगा, या हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो समाजवादी होगा, सोशलिज्म। तो इस तरह से साथियों, पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र तथा समाजवाद से बंधा हुआ है, इसलिए विकल्प बी जो है कि सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है परिसंघ, अध्यक्षात्मक पद्धति, या अर्धसंघात्मक, या एकात्मक पद्धति। तो भारत की राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है इनमें से? तो अध्यक्षात्मक तो आप लोग जानते हैं अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली है, और एकात्मक भी नहीं है, एकात्मक के बजाय संघात्मक है। और परिसंघ या अर्धसंघ में से आपको चुनना है। तो हमारे यहाँ कैसी संघात्मक प्रणाली, अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है। व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक अर्धसंघात्मक पद्धति है, इसीलिए केसी वीयर ने भी कहा है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। तो ये कोटेशन, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट हम लोगों से पूछा जा सकता है किसी सवाल में कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, निम्नलिखित में से किस संविधानवेत्ता ने या किस विचारक ने ये बात कही है? तो केसी वीयर, आप लोग नाम याद रखिएगा। चलिए साथियों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है पूछ रहा है। परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, दूसरा विकल्प है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तीसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, और चौथा है उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। सहभागी लोकतंत्र, तो इस शब्द को समझिए। सहभागी लोकतंत्र वो उस लोकतंत्र को कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों या ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग या ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र विशेष के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तो वो सहभागी लोकतंत्र होता है। जिस लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के आइडियोलॉजी, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और समुदाय के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, अपना प्रतिनिधित्व, तो वो सहभागी लोकतंत्र हो जाएगा। तो ऐसा लोकतंत्र तभी संभव है जहाँ पर शक्तियों का क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। मतलब शक्तियाँ जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बटी होंगी, तभी ये चीज़ जो है कि पॉसिबल है कि सहभागी लोकतंत्र होगा। तो पूछ रहा है कि सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, तो जब शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो वह लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र में नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी देखिए सही है। अब देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए कि सहभागी लोकतंत्र पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से अधिक समावेशी रूपों की वकालत करता है। सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। शक्तियों का केंद्रीयकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं, न कि किसी व्यक्ति या संस्था में, अर्थात इस लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो ये दिया है ऑप्शन सी, शक्तियों का केंद्रीकरण, यह सहभागी लोकतंत्र की पहचान नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बुलेट के तौर पे दिया है तथ्य, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या तथ्य है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे, भारत के संविधान की, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसा पूरा पढ़ेंगे उसको, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का अब लोकतंत्र कैसा है, एक गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और गणराज्य से अभिप्राय, गणराज्य के किसको, जैसे रिपब्लिक, जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं, रिपब्लिक किस देश को कहा जा सकता है? जहाँ राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा
पद प्राप्त होता है, न कि आनुवांशिकता के आधार पर। देखिए निर्वाचन जहाँ पे जो है कि राज्य के प्रमुख, अपने यहाँ राज्य का प्रमुख कौन है? देखिए अपने यहाँ दो प्रकार के हेड होते हैं, एक स्टेट का और एक जो है कि शासन का, एक मतलब राज्य का और एक शासन का। तो राज्य का जो हेड होता है उसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है कि राज्य के प्रमुख हैं, और जो शासन के होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कैसे शासन प्रणाली है? रिपब्लिक, गणराज्य शासन प्रणाली। आनुवांशिकता के आधार पर अगर यही होता तो राजतंत्रात्मक होता, जो कि इंग्लैंड में है। इसीलिए इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है इंग्लैंड एक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ कैसा है? हमारा लोकतंत्र गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। अब देखिए अगला इन्होंने जो दिया है तथ्य वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रस्तावना आप लोग काफ़ी अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, वहाँ से सवाल इसी तरह से बनेंगे। अब देखिए आगे दिया इन्होंने कि सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है। सामाजिक न्याय हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना भी है। तो सामाजिक न्याय को उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्मस्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर, देखिए आदि में से किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान या अवसर प्राप्त हो। अब आगे है कि राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो, तो उसको क्या कहेंगे? वहाँ पे बोलेंगे कि राजनीतिक न्याय की स्थापना हुई है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की विशेषताएं, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की विशेषताएं दी गई हैं। कौन कौन सी हैं वो विशेषताएं? देखा साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। कौन कौन सी हैं वो? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता कहाँ निहित होती है? तो भारतीय जनता में। यह सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? आपको विकल्प में देगा संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारतीय जनता। तो आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता में जो है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। अब आगे दिया है कि भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है। भारत में कैसा है? पूर्ण वयस्क मताधिकार है। और भारतीय संविधान सुनमनीयता, लचीलापन तथा दुश्मनीयता, कठोरता का मिश्रण, मतलब हमारा भारतीय संविधान जो है कि समय समय पर लचीलापन दिखाता है, समय समय पर कठोरता दिखाता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र, अभी हमने सवाल जब हल कराया था तो हम बताए थे कि भारत में कैसा लोकतंत्र है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ संसदात्मक लोकतंत्र है। और भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में सुनिश्चित शक्तियों का बंटवारा किया गया है, मतलब कि कुछ शक्तियाँ संघ के पास हैं और संघ ने कुछ शक्तियाँ जो है कि राज्यों को दे रखी हैं। राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। और केसी वेयर, देखिए नाम आ गया, केसी वेयर ने भारत को क्या कहा है? भारत के संघ को अर्धसंघीय राज्य कहा है। भारत के संघात्मक व्यवस्था के बारे में अर्धसंघीय राज्य कहा है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, मतलब जब शक्तियाँ एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड होंगी तो उस तरह से सहभागी लोकतंत्र की स्थापना असंभव है। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं। सहभागी लोकतंत्र में क्या होता है? शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? संघात्मक शासन की 2 प्रमुख विशेषताएं इन्होंने बताया है कि 2 सरकारें क्या हैं? 2 सरकारें। संघात्मक शासन में 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर काम करती है, एक राज्य स्तर पर। और शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है। केंद्र कुछ शक्तियां राज्यों को दे देता है और जिन पर राज्य अपना जो है कि राज्य में शासन चलाते हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे सूचियों का, जब हम लोग पढ़ेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में तीन सूचियों में पूरे सब विषयों का बंटवारा किया गया है। और जो कोई नया विषय आता है, कोई नया मामला आता है तो माना जाता है कि उस पर अधिकार किसका होगा? केंद्र का होगा।
तो शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है हमारा, और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये हमारे संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं कि 2 सरकारें होती हैं, मतलब जहाँ पर 2 सरकार होगी, और वो सरकार हमारे यहाँ मतलब कि जो हमारे यहाँ व्यवस्था है केंद्र और राज्य स्तर पर, तो ये संघात्मक शासन का लक्षण है। शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र स्तर पर संघ सूची है और राज्य स्तर पर राज्य सूची है, और बाकी जो है कि समवर्ती सूची है, जिस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। उसके अलावा हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, तो ये संघात्मक शासन की विशेषता है। और हमारे यहाँ की न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब आगे है कि आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ है। तो ये कोटेशन हूबहू पूछा जा सकता है कि किसने भारत को जो है कि भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है, ये किसने कहा है, तो ये कहे हैं आइवर जेनिंग्स। और अभी हम लोगों ने देखा था कि केसी वियर ने क्या कहा था, केसी वियर ने कहा था कि भारत को अर्धसंघी राज्य। तो केसी वियर भारत को अर्धसंघी राज्य कहते हैं, और आइवर जेनिंग्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ है। मतलब ये भारत के संघ को मजबूत बताते हैं और वो अर्धसंघात्मक बताते हैं भारत के संघ को। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं। तो ये तीनों कथन हम लोगों को यहीं पे याद कर लेना है कि केसी वियर ने क्या कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है। ऐसे ही कथन हमारे एग्जाम में टीचिंग परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत क्या है, संविधान है। भारत में हमको जो अधिकार मिले हुए हैं वो कहाँ से मिले हैं, संविधान। संविधान हमें अधिकार देता है। भारतीय संविधान हमें अपने यहाँ के नागरिकों को क्या देता है, अधिकार देता है कि उनके क्या अधिकार हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करने पर उन्हें जो है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, और क्या करने पर उनको जो है कि सज़ा दी जा सकती है या वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता संघीयता का प्रमुख तत्व है। भारतीय संविधान जो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भारतीय संविधान क्या है, सर्वोच्च है। हमारा संविधान क्या है, सबसे ऊपर है, हर व्यवस्था या हर रूढ़ी परंपरा से ऊपर हमारा संविधान है। ये किसका प्रमुख तत्व है, ये संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। और भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। इन्होंने अपने संविधान को क्या, हमारे संविधान को क्या किया, अपने हाथों से लिखा था। तो अगर ये पूछा जाए कभी कि भारत के संविधान को हाथों से किस व्यक्ति ने लिखा था, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, फिर उसके बाद जो है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है। पूछ रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही हैं। शक्तियों का बंटवारा, अभी आपने पढ़ा, हमने वहाँ पे तथ्य में बताया कि शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का पृथक्करण, और स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है, और उसके अलावा लिखित संविधान दिया है। तो इनमें से शक्तियों का बंटवारा हमने बताया था आप लोगों को, और शक्तियों का जो पृथक्करण है ये भारतीय संघीय संविधान की विशेषता में नहीं आता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका आता है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका भी आता है। और प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये नहीं आता है संघीय प्रणाली में। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर संघीय प्रणाली हो तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ही नेतृत्व करता हो, ये चीज़ नहीं आती संघीय प्रणाली में। लिखित संविधान आता है। तो इस तरह से पहला, तीसरा और पाँचवां जो है कि कथन सही है। देखिए परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हों और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हों। मतलब कि सहयोगात्मक संघवाद की ये बात करता है, न कि प्रतियोगात्मक संघवाद की बात करता है। और देखिए वदिया लेकिन न कि एक दूसरे के विरोधी हों। और संघात्मक शासन की निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि 2 सरकारें होती हैं, मतलब केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता होती है, लिखित संविधान होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को कहाँ पर सम्मिलित किया गया, प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, चतुर्थ अनुसूची में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो जब आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे तो उसके प्रावधान से लग जाएगा कि भारतीय संविधान या हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, या हमारे राज्य का शासन करने का तरीका क्या होना चाहिए। वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तो कल्याणकारी राज्य हमारे
जो झलकता है वो ऐसे प्रस्तावना में भी मिलेगा, लेकिन प्रस्तावना में उतना थोड़ा संक्षिप्त रूप में मिलता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ये व्यापक रूप में मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी राज्य की बात जो करता है तो समाजवादी राज्य लोक कल्याण की भावना की बात करता है, तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द आता है, तो लेकिन प्राथमिकता दी जाएगी ऑप्शन डी को। देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। देखिए, आयरलैंड के संविधान से पहले आयरलैंड ने भी कहीं से लिया था, तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन के संविधान से, मतलब स्पेन में था प्रावधान, अब वहाँ के संविधान में था या कहाँ से था, लेकिन स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से भारत ने लिया है। ये एक जगह पे सवाल बना हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर चर्चा करना उचित समझा। अब देखिए, आगे दिया है कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। विकल्प दिया है 9, 6, 5, 3। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है 6। देखिए, जिस समय ये सवाल बना था उस समय के हिसाब से 2009 में, अब तो दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, तो अब के हिसाब से देखेंगे, लेकिन प्रश्नकाल के हिसाब से इसमें 6 सही है। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान भारत में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर के 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख के गठन तथा 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली व दामन और दीव को एक करने के बाद वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके भारत में 7 संघीय क्षेत्र हैं। वर्तमान में संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। प्रथम अनुसूची में दिया ना कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, पहला अनुच्छेद यही है। उसके बाद जो अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची में ये बताया गया कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने जो है कि संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। देखिए, कोटेशन आ गया स्टेटमेंट कि मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मार्क्यूज एंड फ्रांडा और केसी वियर। तो इसका सही जवाब साथियों मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। देखिए, मॉरिस जोन्स भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं और आइवर जेनिंग्स इसे मजबूत केंद्र वाला संघ कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन सहकारी संघ व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संघ के बारे में टिप्पणी करते हुए, तो ये यहाँ पे इतने कोटेशन हम लोगों को याद रख लेना। मॉरिस जॉनसन सौदेबाजी का संघ, आइवर जेनिंग्स मजबूत केंद्र वाला और ग्रेनविल ऑस्टिन जो है कि सहकारी संघ व्यवस्था और केसी वियर अर्ध संघात्मक बोले हैं वो। ये 4 आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जो है कि आगे काम देंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं इसके जो संबंधित जो इन्होंने क्या महत्वपूर्ण तथ्य रखा है। देखिए, संविधान की कठोरता को भी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है। हमारे भारतीय संविधान की जो कठोरता है ये भी जो है कि भारतीय संविधान के किस में आता है, संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता में आता है कि भारतीय संविधान की कठोरता। वैसे हमारा भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों टाइप का नेचर है भारतीय संविधान का। और भारतीय संविधान में एकात्मता के 2 तत्व हैं, मतलब भारतीय संविधान संघात्मक के अलावा एकात्मक रूप से जो नज़र आता है उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक संघवाद की तरफ जो है कि दिखाते हैं, संघात्मक संघवाद के बजाय एकात्मक संघवाद का गुण दिखाती हैं। तो उनमें से है राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से होती है, तो ये दर्शाता है कि संघात्मक होते हुए भी भारत का संविधान एकात्मक की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए ग्रेजुएशन लेवल पर या कंपटीशन लेवल पर भी आ सकता है यह सवाल कि आप इस पर टिप्पणी लिखिए या परिभाषित करिए या इसको समझाइए कि भारतीय संविधान की आत्मा संघात्मक है, शरीर संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है, ऐसे सवाल बनता है। तो क्या क्या लक्षण है भारतीय संविधान में जो इसको एकात्मक दर्शाते हैं संघात्मक के बजाय। तो पहला कि राज्यपाल की नियुक्ति, दूसरा है कि पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो कि किसकी पदावधि कितनी होगी ये डिसाइड करना। उसके बाद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाना। जब आप लोग आर्टिकल 249 पढ़ेंगे तो वहाँ पर विधिवत प्रावधान है कि सिंपल मेजॉरिटी से अगर राज्यसभा ये तय कर देती है कि जैसे मान लीजिए जो राज्य सूची का विषय है
उसको उन्होंने ये कह दिया कि राष्ट्रीय महत्व का विषय और इस पर जो है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, तो वो राज्य सूची से वो विषय जो है कि केंद्र वापस ले लेता है, उस पर केंद्र कानून बनाता है। तो ये गुण दर्शाता है कि भारत को भले ही संघात्मक कहा जा रहा है, लेकिन उसका ये लक्षण एकात्मक संघवाद को दर्शाता है। इसके अलावा एकल नागरिकता, हमारे संविधान में हम केवल भारत के नागरिक माने जाते हैं। जैसे कोई अगर उत्तर प्रदेश का निवासी है तो ऐसा नहीं कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी भी होगा और भारत का भी निवासी होगा। जैसे कि यूएसए में है, यूएसए में दोहरी नागरिकता की बात है, वहाँ पे नागरिक अपने राज्य का नागरिक होता है, फिर उसके बाद अपने राष्ट्र का नागरिक होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ नागरिकता कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और अखिल भारतीय सेवाएं देखिए कराता तो केंद्र है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होल्ड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की है, उसको कराती केंद्र सरकार है। लेकिन उसके थ्रू जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी जो नियुक्तियाँ होती हैं वो राज्यों में होती है और उनको होल्ड कहाँ से किया जाता है, केंद्र से किया जाता है। तो ये लक्षण दर्शाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक का चरित्र रखता है। चलिए अब आगे जो अगला जो इन्होंने बिंदु रखा वो ये है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और पूछा जाता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में टिप्पणी करते हुए कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि हमारे यहाँ राज्य समाप्त हो सकते हैं, मतलब विनाशी राज्य क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, लेकिन संघ समाप्त नहीं हो सकता है। इसके विपरीत यूएसए के बारे में क्या कहा जाता है कि यूएसए के उसके जो है कि उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में कहा जाता है, उसकी एकात्मक व्यवस्था है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि विनाशी संघ का अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। मतलब कि वहाँ पर राज्यों ने आपस में समझौता करके केंद्र को बनाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र ने राज्यों को बनाया हुआ है। मतलब केंद्र शक्तियाँ देता है कि राज्य इन मुद्दों पर अपने यहाँ कानून व्यवस्था बनाए, शासन चलाए। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे राज्यों ने आपस में 50 राज्य हैं यूएसए में, तो वो लोग आपस में समझौता करके अपना एक केंद्र चुने हैं। तो वहाँ पे राज्य समाप्त नहीं हो सकता, भले ही केंद्र समाप्त हो सकता है। अब देखिए आगे है कि भारतीय संविधान केंद्राभिमुख संविधान है। तो भारतीय संविधान केंद्राभिमुख संविधान है, केंद्राभिमुखी संविधान है। वही कि भारत में जो ज़्यादातर शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास होती हैं, तो इसीलिए भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है कि इसका झुकाव केंद्र की तरफ ज़्यादा है। भारत के संघात्मक व्यवस्था में केंद्र की तरफ ज़्यादा शक्तियों का झुकाव है, या ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्र को जो है कि सौंपी गई हैं और केंद्र के पास अधिकार भी ज़्यादा है। अब आगे है कि भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारत में कैसी न्यायपालिका है, एकहरी न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकहरी न्यायपालिका का मतलब जैसे जिन मुद्दों पर जिस कानून के सहारे सुप्रीम कोर्ट चलती है उसी कानून के सहारे जो है कि हाई कोर्ट चलती हैं या जिला जज न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय वगैरह भी चलते हैं। तो इसीलिए भारतीय न्यायपालिका को क्या कहा जाता है, एकीकृत न्यायपालिका। और जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। ये भी कोटेशन हमको आपको याद रखना है। किसने भारतीय संविधान को जो है कि वकीलों का स्वर्ग कहा है, तो वो जेनिंग्स ने कहा है। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता में जितने लोग थे उनमें प्राय ज़्यादातर लोग जो है कि एडवोकेट ही थे, तो उन्होंने जो प्रावधान रखे हैं वो उसको देखते हुए जेनिंग्स महोदय टिप्पणी किए हैं भारतीय संविधान को लेकर के, भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, तो जेनिंग्स ने कहा है। अब आगे है कि भारतीय संविधान का अंतिम निर्वाचनकर्ता भारतीय संविधान का अंतिम निर्वाचनकर्ता कौन है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम निर्वाचनकर्ता से मतलब है कि भारतीय संविधान में अगर कहीं पे कोई प्रावधान में कोई फॉल्ट आता है या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तो उसकी व्याख्या करने का फाइनली राइट जो है वो भारतीय संविधान वो सुप्रीम कोर्ट को है। तो इसलिए भारतीय संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, जो उसको अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत वो उसका जुडिशियल रिव्यू करता है वो। और भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति भारत की संसद में निहित है। भारतीय संघ राज्य की जो विधायी शक्ति है वो किस में निहित होती है, मतलब भारतीय संघ राज्य में विधायी शक्तियाँ संसद, मतलब संसद ही विधि बनाती है और वही जो है कि जैसे विधि बनाती है उसी हिसाब से संघ का संचालन होता है। और संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। संविधान के आदर्शों का उल्लेख कहाँ किया गया, प्रस्तावना में। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे संविधान के आदर्श क्या क्या हैं। और भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा का संविधान भी भारत के संघीय प्रणाली की तरह है। कनाडा की संघीय प्रणाली में मतलब वहाँ भी केंद्र का
केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और शक्तियों का झुकाव केंद्र के पास है और राज्यों के पास जो है कि कम अधिकार हैं। आगे है कि भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में कैसा विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया, किंतु न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा है, किंतु न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। भारत में संघ, इसीलिए भारत में जो है कि एकहरी न्यायपालिका है। देखिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर में तो मान लीजिए विधानसभा है, और लद्दाख हो गया, और उसके बाद पुडुचेरी हो गया, दमन दीव और नागर हवेली हो गया। इनका जो है कि प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके करता है। और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। यह सवाल बन सकता है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है और पुडुचेरी का मुख्यमंत्री होता है, यही 2 अब तक यूनियन टेरिटरीज ऐसी थी जिनके मुख्यमंत्री होते थे। मतलब वहाँ पे क्या थी, अपनी इनकी खुद की विधानसभा थी। लेकिन अब JNK भी आ गया है, जम्मू एंड कश्मीर भी है, तो जम्मू कश्मीर का भी जो वो होगा मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, भारत का प्रेसिडेंट करेगा। और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके पास होती है, भारत के प्रधानमंत्री के पास निहित होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संघ केंद्र को सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत में संघ केंद्र की सभी, आर्टिकल 53 आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि पहले तो आर्टिकल 52 है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में है कि भारत का राष्ट्रपति में ही संपूर्ण देश की कार्यपालिका शक्तियाँ या संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो वहीं की बात ये कहा गया है कि भारत में संघ या केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख भी है। और भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में से एक है। मतलब हमारे यहाँ जो कार्यपालिका होती है वो जो भी काम करेगी उसके लिए वो व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि विधि कौन बनाती है, व्यवस्थापिका बनाती है, और विधि का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका अगर अच्छे से पालन नहीं करेगी तो वो विधायिका उससे जवाब पूछ सकती है, तो कि आपने जो है कि हमने जो विधि बनाया था उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने ठीक से किया या नहीं किया। तो कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की क्या है, विशेषता में से एक है। और भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं। जब आप लोग राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे अच्छे से तब आप लोगों को पता चलेगा कि भारत में संसदीय प्रणाली है, लेकिन संसदीय प्रणाली में भी कैबिनेट जो होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मेन होते हैं, और ये कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और एक कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्यों, इसके पीछे कहानी आप जानेंगे जब आप भारतीय नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत की जनता इसी प्रणाली में रहने में ढल गई थी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी संसदीय प्रणाली को अपनाना जो है कि ज़्यादा उचित समझा। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या होता है, सहयोग और समन्वय होता है, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं विधायिका से ही चुने जाते हैं, इसलिए वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये भारतीय संसदीय प्रशासन प्रणाली में इस तरह से चिक एंड बैलेंस बना रहता है। और जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। इसीलिए देखिए एक विकल्प में आया था कि शक्तियों का पृथक्करण, तो हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा है, न कि शक्तियों का पृथक्करण। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही चुनी जाती है। अब आगे है कि निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का स्पष्टता पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं।
तो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए जितनी भी विशेषताएं हमने पढ़ा वो संसदात्मक शासन प्रणाली की थी। लेकिन सवाल में पूछा जा सकता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो इनमें से 3 डाल देगा, एक नहीं डालेगा, एक कोई और डाल देगा और आपसे हमसे सवाल बनाया जा सकता है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता यहाँ पे हमको आपको याद कर लेना है। निश्चित कार्यकाल होता है, एकल सदस्यता होती है, मतलब कि अगर कोई कार्यपालिका का सदस्य है तो कार्यपालिका कराएगा, विधायिका का तो विधायिका कराएगा, और एकल कार्यपालिका है देखिए, तथा शक्तियों का स्पष्टता पृथक्करण है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की ये सब क्या है, विशेषताएं हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व तो दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोहरी कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो ये रही संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं और उसका। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में इतना ही, सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आगे इसी तरह से हम जो है कि सारे सब्जेक्ट के जीएस के पोर्शन अपने चैनल पर कराते रहेंगे, और इस तरह से आप लोगों का अपने अपने सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा जीएस की भी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा समय है नहीं। आई थिंक दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक एसएसटी का भी डेट आ ही जाएगा, जैसे 6 विषयों का आ गया है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, और अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।